नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लाने जा रहे हैं जो न केवल दिल दहलाने वाली है, बल्कि मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं की गहराई को भी उजागर करती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक छोटे से इलाके से शुरू होती है। मलिहाबाद का मिर्जागंज बाजार, जहां संकरी गलियों और रंग बिरंगी दुकानों का मेला सा लगा रहता है, इस कहानी का पहला मंच है। यहाँ प्रेम वस्त्रालय नाम की एक कपड़े की दुकान थी, जिसका नाम भले ही प्रेम से शुरू होता था, लेकिन यहाँ की कहानी प्रेम से कोसों दूर जा पहुंची। त्योहारों का मौसम था। दिवाली की चमक और करवा चौथ की रौनक बाजार में चारों ओर बिखरी हुई थी। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई अपने लिए कुछ खास खरीदने की जल्दी में था। करवा चौथ बस 2 दिन दूर था और औरतें साड़ियों, चूड़ियों और पूजा के सामान की खरीदारी में डूबी थीं। इस भीड़-भाड़ में प्रेम वस्त्रालय का एक युवा सेल्समैन, विकास, अपने काम में जुटा हुआ था। विकास एक 25 साल का मेहनती और हंसमुख लड़का, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। लेकिन उस दिन उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसका मोबाइल फोन बार-बार बज रहा था। हर 2 मिनट में फोन की घंटी उसे परेशान कर रही थी और वह ग्राहकों को संभालने और फोन देखने के बीच फंस गया था। ग्राहक साड़ियों के दाम पूछ रहे थे, कोई रंग पसंद कर रहा था और कोई छूट की मांग कर रहा था। विकास का ध्यान बट रहा था और वह मन ही मन झुंझला रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने एक गहरी सांस ली और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब वह पूरी तरह दुकान के काम में लग गया, ग्राहकों को साड़ियां दिखाने और उनकी पसंद का ध्यान रखने में। दोपहर तक बाजार की भीड़ कुछ कम हुई और विकास को थोड़ा सुकून मिला। उसके कंधों से जैसे बोझ हल्का हुआ और वह दुकान के काउंटर पर बैठकर सांस लेने लगा। लंच का समय हो चुका था और उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था। उसने अपना टिफिन उठाया, जिसमें उसकी मां ने सुबह पराठे और आलू की सब्जी पैक की थी। वह दुकान के पीछे बने एक छोटे से गोदाम में चला गया, जो पुराने कपड़ों और बक्सों से भरा हुआ था। गोदाम की दीवारें पुरानी थीं और हवा में हल्की सी नमी की गंध थी। वह एक पुराने स्टूल पर बैठ गया और टिफिन खोलकर खाने लगा। खाते खाते उसने सोचा कि अब फोन को चालू कर लेना चाहिए, शायद कोई जरूरी कॉल हो। जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, स्क्रीन पर 22 मिस्ड कॉल्स और 8 व्हाट्सएप मैसेज चमकने लगे। ये सारे कॉल्स और मैसेज गीता के थे, जो रिश्ते में उसकी चाची लगती थी। गीता एक 28 साल की महिला, जिसका चेहरा भले ही सौम्य था, लेकिन उसकी आवाज में हमेशा एक तल्खी रहती थी। वह पिछले कुछ घंटों से लगातार विकास को फोन कर रही थी और अब मैसेज भी भेज रही थी। विकास ने पहले कॉल करने के बजाय मैसेज पढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह मैसेज पढ़ता गया, उसका चेहरा गुस्से और निराशा से सख्त होता गया। मैसेज में गीता की शिकायतें थीं। वह बार बार पूछ रही थी कि विकास उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। एक मैसेज में धमकी भी थी, मैं अभी दुकान पर आ रही हूं, देखती हूं तुम मुझे साड़ी कैसे नहीं दिलवाते। विकास ने सिर खुजलाया और गुस्से में बुदबुदाया, कहां से लाऊं मैं इतने कपड़े। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। दुकान का मालिक उसकी पिछले महीने की सैलरी भी नहीं दे रहा था। वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था और अब गीता की मांगें उसे और परेशान कर रही थीं। फिर उसने खुद को संभाला, जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और टिफिन बंद करके वापस दुकान पर आ गया। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ गई थी। वह बिना वक्त गंवाए अपने साथी सेल्समैन के साथ काम में जुट गया। साड़ियां तय करना, ग्राहकों को रंग दिखाना और बिल बनाना, उसका पूरा ध्यान काम पर था। तभी उसकी नजर सड़क की ओर गई, जहां से गीता तेज कदमों से दुकान की ओर आ रही थी। उसे देखकर विकास का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वह चुपके से एक किनारे खिसक गया, उम्मीद में कि गीता उसे न देखे। लेकिन गीता सीधे दुकान में घुसी और उसकी आवाज गूंज उठी, विकास, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? उसने शिकायती लहजे में पूछा। विकास ने हड़बड़ाते हुए कहा, चाची देख रही हो ना, दुकान में कितना काम है। गीता ने उसकी बात काट दी, तूने फोन बंद कर दिया था, अब बता मेरी साड़ी कहाँ है। गीता रिश्ते में विकास की चाची थी,
लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ रिश्तेदारी तक सीमित नहीं था। 2 दिन पहले उसने करवा चौथ के लिए एक खास साड़ी मांगी थी। विकास ने कोशिश की थी, लेकिन दुकान में वैसी साड़ी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। वह गीता के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। गीता ने फिर गुस्से में कहा, अब क्या देख रहा है? मुझे साड़ी दे। मुझे फॉल लगवाना है, ब्लाउज सिलवाना है, पेटीकोट बनवाना है। विकास ने उसे समझाने की कोशिश की। चाची, अब तुम घर जाओ, मैं शाम को सब ले आऊंगा। पूजा का सामान भी लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। गीता का गुस्सा और भड़क गया। तू पिछले हफ्ते से यही बोल रहा है, कुछ लाया ही नहीं, इसलिए मुझे खुद दुकान तक आना पड़ा। विकास ने फिर अनुरोध किया, प्लीज अब तुम जाओ, यहां बहुत काम है। गीता ने जाने से पहले तल्खी से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन शाम को साड़ी, पूजा का सामान और कुछ पैसे जरूर लेते आना। विकास ने राहत की सांस ली और फिर से ग्राहकों को संभालने में लग गया। इधर गीता दुकान से निकलकर धीरे धीरे अपनी गली की ओर चल पड़ी। उसके कदम भारी थे और मन उदास। वह सोच रही थी कि विकास, जो पहले उसके हर छोटे बड़े काम के लिए दौड़ पड़ता था, अब उससे कन्नी काट रहा है। उसे अपनी जिंदगी का अकेलापन गहराई से महसूस हो रहा था। उसका पति प्रकाश मुंबई में एक लॉन्ड्री की दुकान चलाता था। वह साल में 1-2 बार ही घर आ पाता था और तब भी उसका ध्यान पैसों और काम पर रहता था। गीता खुद से सवाल कर रही थी, मैंने विकास से साड़ी क्यों मांगी? जब मेरा अपना पति मेरे साथ नहीं है, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? वह अपने अकेलेपन को कोसती हुई आंखों में आंसू लिए घर पहुंची। घर, जो अब सिर्फ एक छत और दीवारों का ढांचा लगता था, उसे और उदास कर रहा था। उसकी 6 साल की बेटी दीपिका घर में इधर उधर खेल रही थी। गीता ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका मन हल्का हुआ, लेकिन फिर भी वह उम्मीद कर रही थी कि विकास शाम को साड़ी और पूजा का सामान ले आएगा। उधर विकास दुकान पर बैठा चुपचाप उंगलियों पर हिसाब लगा रहा था। उसके सामने कर्ज का पहाड़ था, लाखों रुपए का बोझ जो उसने गीता की जरूरतों के लिए उधार लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार से और साड़ी या पैसे कैसे मांगे। पहले लिया कर्ज चुकाने में उसे महीनों लगने वाले थे और अब और कर्ज लेना नामुमकिन था। उसका मन बोझिल था और वह गीता के गुस्से और अपनी मजबूरी के बीच फंसा हुआ था। करवा चौथ का दिन आया और गीता ने वही पुरानी साड़ी पहनी जो वह रोज पहनती थी। वह साड़ी जो कभी उसकी पसंदीदा थी, अब फीकी और थकी हुई लग रही थी। उसने उसी साड़ी में चांद को चावल और जल चढ़ाया और करवा चौथ की सारी रस्में निभाईं। उसने अपने पति प्रकाश की एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसे देखा और चांद को प्रणाम किया। व्रत खोलने के बाद उसने दीपिका को प्रसाद दिया, जो खुशी खुशी उसे खा रही थी। रात गहरा चुकी थी और गांव में सन्नाटा छा गया था। गीता भूखी और प्यासी थी, लेकिन उसका मन इतना भारी था कि नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी और सोच रही थी कि उसकी जिंदगी कहाँ गलत मोड़ ले चुकी है। तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी खटखट सुनाई दी। वह चौंक कर उठी और जल्दी से बाहर आई। दरवाजे पर विकास खड़ा था, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए, लेकिन उसके हाथ खाली थे। न साड़ी, न पूजा का सामान, न कुछ और। गीता का गुस्सा भड़क उठा और उसने चीख कर कहा, अब तुम यहां क्या लेने आए हो? आधी रात को यह ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चलो, निकल जाओ यहां से। अब मेरे घर में कदम मत रखना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। विकास ने धीरे से कहा, गीता, मेरी मजबूरी समझो, मैं सचमुच। लेकिन गीता ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वह गालियां देने लगी, जब तुम्हारा मन करता है तुम मेरे सामने आ जाते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कहीं गायब हो जाते हो। गीता के शब्द तीखे और जहरीले थे और वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विकास चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गीता का गुस्सा उसे मौका नहीं दे रहा था। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई भूखी शेरनी अपने शिकार को घेर रही हो। आखिरकार गीता ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर लिया। विकास कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुकाए चुपचाप वापस चला गया। उस रात के बाद गीता ने मन ही मन ठान लिया कि वह
विकास को अपने पास नहीं आने देगी। उसने यह भी तय किया कि वह उससे कभी बात नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन गीता ने विकास से कोई संपर्क नहीं किया। न उसने फोन उठाया, न मैसेज का जवाब दिया। यहां तक कि उसने उसे नए साल की शुभकामनाएं भी नहीं दी। विकास ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन गीता हर बार उसका फोन काट देती थी। जब वह उसके घर जाता, गीता बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लेती। विकास की जिंदगी अब जैसे एक अंधेरे गलियारे में फंस गई थी। जब वह दुकान पर होता, उसकी आंखें बार बार सड़क की ओर जातीं। शायद वह गीता की एक झलक पाने की उम्मीद में था। वह उससे एक बार मिलना चाहता था, अपनी सारी बातें कहना चाहता था। वह अपनी मजबूरी, अपना प्यार और वो सारे खर्चे बताना चाहता था जो उसने गीता के लिए किए। इन खर्चों ने उसे लाखों के कर्ज में डुबो दिया था। उसके परिवार को भी अब उस पर शक होने लगा था। विकास की माँ और बहनें उससे पूछती थीं कि वह इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, लेकिन विकास चुप रहता, क्योंकि वह गीता के साथ अपने रिश्ते को बयान नहीं कर सकता था। एक दिन बाजार में अचानक उसकी नजर गीता पर पड़ी। वह अपने पिता सिद्धनाथ, बेटे दीपांशु और बेटी दीपिका के साथ कुछ सामान खरीद रही थी। गीता का ससुराल ईशापुर गांव में था, जहां वह अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका पति प्रकाश मुंबई में एक छोटी लॉन्ड्री की दुकान चलाता था। गीता का मायका दिलावर नगर में था और उसके पिता सिद्धनाथ अक्सर उसकी मदद के लिए आते थे। उस दिन गीता एक कॉस्मेटिक दुकान के सामने अकेली खड़ी थी। विकास चुपचाप दुकान से बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने गीता का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर गंभीर स्वर में पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम बार बार ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं? विकास का गुस्सा और दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। बिना रुके उसने गीता को सारी सच्चाई बता दी। उसके कर्ज, उसकी मजबूरी और उसका प्यार। गुस्से में उसने कहा, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हवा में सन्नाटा सा छा गया। गीता ने सब कुछ चुपचाप सुना, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। वह कोई जवाब नहीं दे रही थी, जैसे वह पत्थर बन चुकी हो। थोड़ी देर बाद विकास शांत हो गया और उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। गीता अपने बच्चों को लेकर चुपचाप घर लौट गई, बिना एक शब्द बोले। 17 जनवरी 2025 की सुबह मलिहाबाद थाने में एक चौंकाने वाली खबर आई। एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी की हत्या की सूचना थी। थाना प्रभारी एसआई अमन श्रीवास्तव ने तुरंत अपने सीनियर्स को सूचित किया। उन्होंने एसएचओ सतीश चटर्जी और चंद्र साहू को इसकी जानकारी दी। साहू ने बिना देर किए अमन को एक टीम के साथ घटनास्थल पर भेजा। कुछ ही देर में एसआईपी अमोल मुरकर भी वहां पहुंच गए। अमन के साथ एसआई अश्विनी कुमार, विवेक कुमार और गौरी शंकर यादव भी थे। उत्तम राठी और हेड कांस्टेबल कामरान खान ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। घर के अंदर का दृश्य किसी का भी दिल दहला देता। खून से सनी दीवारें, बिखरे हुए सामान और दो शव। एक शव 28 साल की गीता का था और दूसरा उसकी मासूम बेटी दीपिका का। दोनों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की गई थी। खून के छींटे दीवारों पर और फर्श पर बिखरे हुए थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या रात 2 से 3 बजे के बीच हुई होगी। दोनों शवों की सूची बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने गीता के मायके और ससुराल को जांच का केंद्र बनाया। रात 12 बजे सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड ईशापुर पहुंच गए। डॉग ने घर से निकलकर रेलवे लाइन की ओर रास्ता लिया। वह करीब 20 मीटर तक गया, फिर रुक गया और वापस आ गया। पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा रेलवे ट्रैक के रास्ते भागा होगा। जांच में पता चला कि गीता का परिवार ज्यादा सामाजिक नहीं था। उसके मायके और ससुराल से ही लोग आते जाते थे। पुलिस को शक था कि हत्यारा कोई जान पहचान वाला ही हो सकता है। गीता के पिता सिद्धनाथ कनौजिया को दिलावर नगर में सूचना दी गई। उनके बयान के आधार पर मलिहाबाद थाने में धारा 103 भादनसम के तहत केस दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कई टीमें बनाईं। क्राइम और सर्विलांस टीम के साथ एडीसीपी धनंजय कुमार कुशवाहा को जांच सौंपी गई। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र साहू, शिवेंद्र मिश्रा और आशुतोष पांडेय भी शामिल हुए।
शुभम पाराशर, हबीब, पवन, दिलीप और सूरज सिंह ने भी जांच में हिस्सा लिया। सभी टीमों ने दिन रात मेहनत की और 12 घंटे के अंदर सफलता मिली। गीता की कॉल डिटेल से पता चला कि विकास ने पिछले 1 साल में उसे 1100 बार कॉल की थी। कॉल की टाइमिंग और उनके बीच हुए विवादों ने पुलिस का शक गहरा किया। 17 जनवरी 2025 को पुलिस ने विकास को मलिहाबाद हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। थाने में पूछताछ में विकास ने जल्दी ही हत्या की बात कबूल कर ली। उसने जो सच बताया वह इतना भयावह था कि सुनने वाले सन्न रह गए। लखनऊ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था ईशापुर। यह गांव, जहां हरे भरे खेत और मिट्टी की कच्ची गलियां थीं, इस कहानी का दूसरा मंच बनने जा रहा था। ईशापुर में प्रकाश कनौजिया का परिवार रहता था, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। प्रकाश के पिता राम खिलावन दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनकी कमाई परिवार के लिए मुश्किल से काफी होती थी। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी जुटाना एक जंग जैसा था। राम खिलावन का छोटा भाई रामविलास 2010 में बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई चला गया था। मुंबई की चकाचौंध और भीड़-भाड़ में उसने मेहनत की और एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसका कारोबार बढ़ने लगा। रामविलास की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह अपने बुजुर्ग माता-पिता और भाई के परिवार को हर महीने कुछ पैसे भेजने लगा। ये पैसे राम खिलावन के परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण थे। रामविलास की सलाह पर राम खिलावन ने अपने बेटे प्रकाश की शादी तय कर दी। 2014 में प्रकाश की शादी दिलावर नगर की गीता से हुई, जो सिद्धनाथ कनौजिया की बेटी थी। गीता एक साधारण लेकिन खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसके सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि उसका परिवार खुशहाल हो और उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। शादी के बाद गीता अपने ससुराल ईशापुर आ गई, जहां उसने नए जीवन की शुरुआत की। शुरुआती दिन प्रकाश और गीता के लिए खुशियों से भरे थे। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते बोलते और गांव की सादगी में उनका प्यार खिल रहा था। 1 साल बाद 2015 में गीता ने अपने पहले बच्चे दीपांशु को जन्म दिया। दीपांशु की किलकारी ने घर में खुशियां बिखेर दीं, लेकिन साथ ही प्रकाश पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया। वह चाहता था कि उसका बेटा अच्छी पढ़ाई करे और एक बेहतर जिंदगी जिए, लेकिन गांव में मजदूरी और छोटे-मोटे काम से इतना पैसा नहीं मिलता था। 3 साल बाद 2018 में गीता ने अपनी बेटी दीपिका को जन्म दिया। दीपिका, जो अपनी मां की तरह ही खूबसूरत थी, घर की रौनक बन गई। लेकिन 2 बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य की चिंता ने प्रकाश और गीता को परेशान करना शुरू कर दिया। गीता ने प्रकाश पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह गांव छोड़कर मुंबई जाए। वह चाहती थी कि प्रकाश अपने चाचा रामविलास के साथ काम शुरू करे और परिवार के लिए ज्यादा पैसे कमाए। गीता ने अपने ससुर राम खिलावन से भी इस बारे में बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर प्रकाश मुंबई गया तो परिवार की आर्थिक हालत सुधर सकती है। राम खिलावन को गीता की बात ठीक लगी और उन्होंने प्रकाश को मनाने की कोशिश की। 2018 की होली पर रामविलास गांव आया और गीता ने उससे प्रकाश को अपने साथ ले जाने की गुजारिश की। रामविलास ने गीता की बात मान ली और होली के कुछ दिन बाद प्रकाश मुंबई चला गया। मुंबई में रामविलास ने प्रकाश के लिए एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। उसने प्रकाश के लिए एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान भी खोल दी। प्रकाश ने दिन रात मेहनत की और अपने अच्छे व्यवहार से ग्राहकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और वह कुछ पैसे बचाने लगा, लेकिन इस चक्कर में वह गीता और अपने बच्चों से दूर होता गया। वह सोचता था कि दिवाली पर ढेर सारे पैसे लेकर गांव जाएगा और परिवार को खुश करेगा। 6 महीने बाद वह एक रात के लिए गांव आया। उसने गीता को कुछ पैसे दिए, बच्चों को प्यार किया और अगली सुबह मुंबई वापस चला गया। गीता को उसका इतनी जल्दी जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि प्रकाश उसके और बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताए, लेकिन वह चुप रही क्योंकि उसे पता था कि प्रकाश परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत गया और प्रकाश गांव नहीं आ सका।
2020 में कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल दिया। लॉकडाउन की वजह से प्रकाश मुंबई में फंस गया। उसका कारोबार पूरी तरह ठप हो गया और कमाई बंद हो गई। गीता के लिए घर का खर्च चलाना अब असंभव सा हो गया था। प्रकाश द्वारा भेजे गए पैसे भी खत्म हो चुके थे। इस मुश्किल वक्त में प्रकाश ने अपने चचेरे भाई राजेश के बेटे विकास से मदद मांगी। उसने विकास से कहा कि वह गांव में गीता और बच्चों का ख्याल रखे। प्रकाश ने गीता को भी फोन पर बताया कि वह विकास से बिना किसी हिचक के मदद ले सकती है। इसके बाद विकास गीता के घर आने जाने लगा। चूंकि विकास रिश्ते में गीता का भतीजा था, इसलिए गांव वालों या ससुराल वालों को उनके मिलने जुलने पर कोई शक नहीं हुआ। विकास ने अपने चाचा प्रकाश से जो वादा किया था, उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। वह अक्सर गीता की मदद के लिए उसके घर जाता, भले ही प्रकाश वहां ना हो। जब भी उसे दुकान से फुर्सत मिलती, वह गीता से मिलने चला जाता। दोनों बैठकर घंटों बातें करते। गीता अपनी जिंदगी की परेशानियां बताती और विकास ध्यान से सुनता। गीता को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, विकास उसे लाकर दे देता। विकास मलिहाबाद के बाजार में प्रेम वस्त्रालय नाम की कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह रोज शाम को घर लौटते समय गीता के घर रुकता। दिन ब दिन उसका मन गीता की ओर खींचता जा रहा था। उसके मन में गीता के लिए कुछ ऐसी भावनाएं जाग रही थीं जो एक भतीजे को अपनी चाची के लिए नहीं होनी चाहिए। ये गर्मी के दिन थे और रात के 9 बज रहे थे। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था। गीता के दोनों बच्चे दीपांशु और दीपिका फर्श पर सो चुके थे। घर में सिर्फ गीता और विकास थे। विकास जाने के लिए उठा, तभी गीता ने उसे रोक लिया। उसने कहा, आज यहीं खाना खाओ और रात यहीं रुको। विकास एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। लाल अटैन की धीमी रोशनी में उसने गीता के चेहरे को देखा। गीता का गोरा चेहरा उस रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। विकास सिर्फ 25 साल का था, एक ऐसा युवा जिसके अंदर उमंग और उत्तेजना थी। वह काफी देर तक गीता को देखता रहा और फिर बोला, आज तो मुझे घर जाना है, लेकिन कल मैं मां से पूछ कर आ जाऊंगा। यह सुनकर गीता मुस्कुराई और बोली, कल तुम्हें आना ही होगा, मैं कसम देती हूं। गीता की इस कसम ने विकास के मन को और बेचैन कर दिया। उसे अब गीता की भावनाएं साफ समझ में आ रही थीं। जाने से पहले उसने कहा, ठीक है, मैं कल यहीं खाना खाऊंगा और रात यहीं रुकूंगा। अगले दिन विकास ने सारी तैयारियां कर लीं। उसने नॉनवेज खाना और एक शराब की बोतल खरीदी। दिन में वह बाइक लेकर गीता के घर गया और शाम को आने का वादा किया। रात करीब 10 बजे वह गीता के घर पहुंचा। गीता ने उसके लिए खाना तैयार किया था और साथ में बैठने को तैयार थी। खाने से पहले विकास ने 2 पैग शराब पीने की सोची। जब गीता किचन में खाना लेने गई, विकास ने जल्दी जल्दी शराब पी ली। जब गीता खाना लेकर आई, तब तक विकास थोड़ा नशे में था। उसने गीता को भी 2 पैग शराब पिलाई। शराब का असर अब दोनों पर होने लगा था। वे एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों बातों में झगड़ा भी हुआ। इसके बाद उनकी भावनाएं और इच्छाएं हावी हो गईं। उस रात उन्होंने अपनी शारीरिक भूख मिटाई। एक बार जब यह सीमाएं टूट गईं, तो दोनों खुलकर मिलने जुलने लगे। गीता अपने पति से वैवाहिक सुख नहीं पा रही थी। वहीं विकास अब भी सिंगल था और अपनी जवानी के जोश में था। गीता ने विकास का खुलकर साथ दिया और विकास उसकी हर जरूरत पूरी करने लगा। जनवरी 2024 में जब प्रकाश कुछ दिनों के लिए लखनऊ आया, वह एक हफ्ते घर पर रहा। फिर वह मुंबई वापस चला गया। इसके बाद गीता कुछ समय अपने मायके में रही, लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद वह अपने ससुराल के बगीचे में बने एक अलग मकान में रहने लगी। ये मकान रेलवे लाइन के पास था और यहीं गीता और विकास की मुलाकातें होने लगीं। सुबह होने से पहले विकास चुपके से निकल जाता और मलिहाबाद की दुकान पर पहुंच जाता। शाम को लौटते समय वह फिर गीता के घर रुकता। दोनों प्यार भरी बातें करते और अपनी वासना में डूब जाते। जब भी विकास बाजार से लौटता, गीता के बच्चे उसकी जेबें टटोलने लगते। उन्हें यकीन था कि उनका भाई कुछ न कुछ लाया होगा। गीता के साथ उसकी बेटी दीपिका रहती थी, जबकि दीपांशु अपने दादा के पास था।
विकास और गीता का रिश्ता अब सिर्फ चाची भतीजे का नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अलग रहना उनके लिए दर्दनाक था। विकास अपनी पूरी तनख्वाह गीता पर खर्च करने लगा। वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी दो बहनें थीं और पूरा घर उसकी कमाई पर निर्भर था। धीरे धीरे उसके परिवार को उसके बदले व्यवहार का पता चला। उन्हें शक हुआ कि विकास का गीता के साथ कोई गलत रिश्ता है। परिवार ने विकास को लखनऊ से दूर किसी दूसरे शहर भेजने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि वह इस मुसीबत से बाहर निकले। विकास ने कुवैत में नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। इससे वह गीता का और कर्जदार हो गया। जब वह कुवैत गया तो गीता अकेली रह गई, लेकिन उनके बीच की भावनाएं खत्म नहीं हुईं। महज 2 महीने बाद गीता हर रात विकास को फोन करने लगी। वह अपने अकेलेपन की शिकायत करती और उसे ईशापुर लौटने की जिद करती। आखिरकार गीता की जिद के आगे विकास टूट गया। उसने 2 महीने में ही कुवैत की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ वापस आ गया। इससे उसकी हालत और खराब हो गई। अब उस पर करीब 4 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। वापस आने के बाद वह फिर से प्रेम वस्त्रालय में काम करने लगा। अक्टूबर 2024 में करवा चौथ से 2 दिन पहले वह गीता से मिलने गया। गीता ने उसे एक लंबी लिस्ट दी, साड़ी, पूजा का सामान और कुछ पैसे। उसने बताया कि इस बार प्रकाश नहीं आ रहा, इसलिए विकास को सब कुछ लाना होगा। गीता ने यह भी कहा कि उसके सारे कपड़े और जेवर मायके में हैं। विकास ने उसे अपने कर्ज के बारे में बताया, लेकिन गीता जिद पर अड़ी रही। करवा चौथ के दिन गीता ने विकास से पैसे मांगने शुरू कर दिए, लेकिन विकास का व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। गीता ने उससे दूरी बनाने का फैसला किया और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इस बेरुखी ने विकास को मानसिक रूप से तोड़ दिया। 15 जनवरी 2025 को उसने गीता को फोन किया, लेकिन गीता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं कि तुम्हारा बोझ उठाऊं। मेरे पास मत आना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। विकास का दिल टूट गया। उसके गुस्से और अपमान ने उसे अंदर से जला दिया। उसने गीता को सबक सिखाने की ठान ली। वह रात में गीता के घर पहुंचा। वह बिजली के खंभे पर चढ़कर घर में घुसा और सीधे गीता के कमरे की ओर गया। उसने गीता से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन गीता ने मना कर दिया। उसने उसे भगा दिया और गालियां दी। जब दरवाजा नहीं खुला तो विकास चुपके से रसोई में गया। वहां उसने बर्तन फेंकने शुरू किए। रसोई में उसे एक बड़ा चाकू मिला, जिसे उसने अपने पास छिपा लिया। बर्तनों की आवाज सुनकर गीता बाहर आई और विकास पर गुस्सा करने लगी। विकास का गुस्सा अब चरम पर था। वह चीखा, आज मैं सब खत्म कर दूंगा। उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और गीता के सिर पर जोर से मारा। वह तब तक मारता रहा जब तक गीता बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गई। फिर उसने चाकू निकाला और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। गीता की चीख सुनकर दीपिका जाग गई। उसने विकास को इतने गुस्से में देखा तो डर के मारे रोने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विकास ने उसे पकड़ लिया। उसने मासूम दीपिका की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद विकास ने आंगन में रखी बाल्टी में अपने खून से सने हाथ पैर धोए। फिर वह उसी रास्ते से चुपके से निकल गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। 17 जनवरी 2025 को विकास को मलिहाबाद हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में पूछताछ में उसने जल्दी ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक बाइक, एक चाकू, कुछ जेवर और 760 रुपए नकद बरामद किए। विकास ने बताया कि वह गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका यही प्यार उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और सावधान करना है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।